एक इत्थे बेरी होंदी सी आने अपना बकैनी होंदी सी ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਕੱਟਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਵੇ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਗਾਡਰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਲਾਲ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਡੇਗ ਡੂਬ ਜਾਣੇ ਬਾਹਰ Large scale killings, looting and burning in many other towns and villages of Punjab, Sindh and Bengal. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. जब हमारा फ्लैग को हम ऐसे नजर मारते हैं ना तो हम विश्व में सबसे ऊंचे दिखाई देते हैं ऐसे। वाघा अटारी बॉर्डर पर होने वाली बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी आप में से अनेकों लोगों ने देखी होगी। 30 ਸਾਲ ਤੇ 40 ਹੋ ਚੱਲੇ ਤਾਰ ਲੱਗਿਆ डरे बंदे पीछे रहते रहे असि आप 6 महीने कट्टे जंग 9 महीने हम इसी हमारी बीएसएफ में रहते हैं। भारत का ये गांव उन चंद जगहों में से एक है जिसे पाकिस्तान 3 जगहों से घिरता है। पहला खुला ही बॉर्डर पहला तारा नहीं पहला खुला किया हूं तो बड़ा सख्ती होगी बहुत सख्ती होगी। उस फेंसिंग के पार भी खेती होती है। किसान एंट्री लेते हैं दरवाजों से। कैमरा गेट नहीं खोलना। दिल्ली से आपका सिलेक्शन हुआ तो आपके इर्द गिर्द के लोगों ने बताया कि कैसी जगह है कैसी नहीं है क्या करना होगा? नहीं बताया था, बोला बढ़िया जगह है। अरे कौन सी दुनिया में रे? हम हमारी देश की पावर दिखा रहे। इंडियन बीएसएफ कितना पावर रखती है। अगर गार्ड कमांडर नहीं है तो गार्ड नहीं चलेगा। पल के तो जब भी नहीं सर, जितना तक वो देखता रहता है उससे ज़्यादा ही देखते हैं सर। मंत्री जी बोलते नहीं है ज़्यादा। और जैसे ही मैं उनसे हाथ मिलाने जाता हूँ काउंटर पार्ट भी उसी नज़दीकी से देखता है और हमारा पूरा देश तो हमें देख ही रहा है। नीवू नोडदा इधरा आर्वम अर्थात आप देखना शुरू कर चुके हैं आर्वम। पहला वाक्य कन्नड़ा भाषा में था जो कर्नाटक में बोली जाती है प्राइमरली, पर आप कहीं भी दुनिया में बोल सकते हैं। भाषाओं के साथ यही खूबसूरती है, भाषाओं के प्रति अनुराग विकसित हो, उन इलाकों के प्रति अनुराग विकसित हो जिनके बारे में हम भौगोलिक दूरी के चलते या अपनी नासमझी के चलते या हमारा सिलेबस इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि हम ज़बान के तौर पर अपनी एक मातृभाषा और अंग्रेज़ी ही सीख पाते हैं। इन सब दूरियों को पाटने के लिए, इन गैप्स को ख़त्म करने के लिए लल्लन टॉप ने ये नया शो शुरू किया है जिसका नाम आर्वम है। ये तमिल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है कौतुक, उत्सुकता, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। आप में से कई दर्शक लगातार ये सवाल पूछते हैं कि आप दक्षिण भारतीय राज्यों पर शो कर रहे हैं तो आपने सिर्फ तमिल का शब्द क्यों चुना? अब देखिए, चुनाव को लेकर हम लीक पर नहीं चलना चाहते थे, हम कोई ऐसा शब्द नहीं चुनना चाहते थे जिसमें अंग्रेजी का साउथ या संस्कृत का दक्षिण शब्द ही आए। तो हमें लगा कि जब हमारा ही नाम लल्लन टॉप है तो हमें अपने नए कार्यक्रम के नाम को लेकर भी इस तरह के परंपरागत आग्रहों से बचना चाहिए और एक ऐसे शब्द को चुनना चाहिए जो किसी भी दक्षिण भारतीय भाषा का हो सकता है, जो हमारी इंटेंशन को, हमारी नीयत को प्रकट करता हो। और तमिल हम सभी जानते हैं कि दुनिया की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है। तो थोड़ा भौगोलिक दूरियों से आगे बढ़ के इस शो के बारे में सोचते हैं, देखते हैं और आज आपके लिए एक सरप्राइज प्रस्तुत करते हैं। पर उससे पहले आप हमारे गेटअप से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा पूरा स्टूडियो हमारे पूरे देश की तरह स्वतंत्रता का जो उत्सव है, आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है, उसके पैशन में, उसके पूरे मूड में लीन है। तो आप सब देशवासियों को 15 अगस्त 1947 को
बरसों की मशक्क़त के बाद, हमारे पुरखों की शहादत और संघर्ष के बाद, अलग अलग विचारधाराओं के लोगों के साथ आने के बाद जो आज़ादी मिली, उसका पर्व बहुत बहुत मुबारक। और अब सरप्राइज की एल्बम में अब हमारे साथ 2 को पैनलिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये तो पुरानी है, इनका नाम अक्षिता है, और ये नए और सेमी फर्जी लुक में है। फर्जी? हाँ, और क्या। क्यों? तय ये हुआ था कि हम पूरी तरह से अपने राज्य के परिधान में आएंगे, लेकिन आपने शॉर्टकट मार लिया। मतलब Why is it called हाफ साड़ी? अरे ये तो मतलब हाफ मतलब शॉर्टकट नहीं, वो ट्रेडिशनली वहाँ पे हाफ साड़ी मतलब पहनते हैं, दावनी बोलते हैं वहाँ पे। दावनी? दावनी ये किस भाषा का शब्द? ये तमिल में बोलते हैं, एक्चुअली कन्नड़ा में भी। तो ये परिधान किस राज्य का है? तो वही है ना, सब लोग पहनते हैं साउथ में। ऐसे है कि जो यंग गर्ल्स है ना, मैं तो उतने यंग नहीं हूँ, लेकिन जो यंग, डिसाइड कर लो, मतलब सीनियर जर्नलिस्ट भी नहीं हो, मैं कहीं इन बिटवीन हूँ, लेकिन जो टीनेज गर्ल्स है वो ज्यादातर ये पहनते हैं दावनी। दावनी हाफ साड़ी बोलते हैं इंग्लिश में। Why is it called हाफ साड़ी? क्योंकि ये मतलब स्कर्ट है ना, स्कर्ट है। ऐसे स्कैम है। ऐसे मान लो, स्कैम तो नहीं है, वही मैं बोल रही हूँ। ये हाफ से मतलब आपने शॉर्टकट स्कैम सब कुछ ले लिया ना। हाँ। नहीं, ऐसे है कि आपके लहंगा ले लो ना। हाँ जी। और जो दुपट्टा आप नॉर्मली पहनते हो, हम साड़ी जैसे दुपट्टा पहनते हैं बस। तो अगर मुझे अपने घर की महिलाओं के लिए या लड़कियों के लिए ये खरीदना हो तो मैं कहाँ खरीद सकता हूँ? कहीं पे भी, साउथ में बहुत पॉपुलर है। जितने भी यंग गर्ल्स है ना, वो यही पहनते हैं। बढ़िया, सबसे बढ़िया कहाँ मिलता है? अभी देखिए रक्षाबंधन है, मैं टीका करवा के भी आया हूँ। अगर आपको तो एक आध बहन को मैं अपनी अच्छा तोहफे में साउथ वाला मतलब सिल्क वाला चाहिए, हाँ, अपन को अच्छी चाहिए। हम तोहफे में कंजूसी नहीं बरतते। नहीं, जैसे कांचीपुरम साड़ीज है ना, वैसे हाफ साड़ीज भी। कांजीवरम है या कांचीपुरम है? दोनों है। कांचीपुरम दोनों अलग अलग हैं या एक ही? सेम जगह है ना। तो कांचीपुरम पता है ना? जगह का नाम है। हाँ, दक्षिण की काशी। हाँ, तो वहीं पे है। और ऐसे हाफ साड़ी कांचीपुरम में भी मिलता है। तो अगर मतलब एक साड़ी के लिए हम पहले जहाज और होटल का खर्चा। आपने ही पूछा कि सबसे अच्छा कहाँ पे मिलता है। अरे थोड़ा दिल्ली एनसीआर में बता दीजिए। दिल्ली में कहाँ? अरे आप साउथ इंडियन चीज दिल्ली से क्यों लेंगे? अभी तो ऑनलाइन भी है। अच्छा, ऑनलाइन उपलब्ध है तो पूरा वहां से ले लो। क्या बोले? हाफ साड़ी चाहिए? हाफ साड़ी, हाफ साड़ी, दावनी। वेरी गुड। और ये हमारी दूसरी पैनलिस्ट हैं जो आगे के कार्यक्रम में भी आपको लगातार नजर आएंगी। इनका नाम नूपुर है। नूपुर भी अक्षिता की तरह बहुत सारे अलग अलग भाषिक इलाकों से होकर आई हैं। ये मूल रूप से गुजरात की रहने वाली हैं। हमारा प्यारा राज्य गुजरात, जहाँ पर हम जल्द ही चुनाव के बहाने अपनी आमद दर्ज कराने वाले हैं। नूपुर भी आपको चुनाव में लगातार नज़र आएंगी। और ये इन्होंने पॉलिसी की पढ़ाई की, बड़ा हैवी सा साउंड कर रहा है, पर हमें लगा कि नीति से जुड़े विषय हैवी ना रहें, इसके लिए लल्लन टॉप को एक नया कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। तो देख रहा है विनोद, नए प्रोग्राम में और नए प्रोग्राम को प्लग इन किया जा रहा है। और नूपुर अपने काम के सिलसिले में पश्चिमी भारत में, गुजरात में, महाराष्ट्र में रही हैं, बंगाल में भी रही हैं, और अब ये दिल्ली में अवस्थित हैं। नूपुर पटेल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। एक गुजराती होकर शो पे मुझे शुरुआत करनी है आपको पूछ के कि केम छो? मजा मचो है ये तो मजा मचो, मजा मतलब हम बढ़िया से हैं। मजा मचो, मजा माछो, मजा माचू। करेक्ट। माछू नहीं, माचो नहीं, मजा माचो भी नहीं, छो बोलो, छो। मैं तो वही बोल रही हूँ। छू। अरे यार, मजा मत छू। अगर खुद के बारे में बोल रहे तो ऊ लगता है पीछे, शब्द के पीछे। और केम छो? केम छो वो क्योंकि आप किसी और को पूछ रहे हैं। अच्छा, आप और मैं। अच्छा, तो हम जब पूछेंगे तब छो है? नहीं, नथिंग टू डू विद जेंडर। नहीं, यू एंड मी ना। वैसे केम छो प्लूरल हो गया। आप लोग कैसे हैं? केम छो। आप लोग कैसे हैं? मजा मत छू। लेकिन अगर मैं दोनों के बिहाफ पे जवाब दे रहा हूँ तो मजा मत छो। हमें मजा मत छिए। धीरे धीरे आ जाएगा। क्या है? आप तमिल कॉम्प्लिकेटेड है अभी, ये देखो। नहीं, गुजराती मुश्किल नहीं है अगर आप हिंदी का ज्ञान रखते हैं तो। अच्छा, मतलब हम लोग पिछली बार जब चुनाव कवर करने गए थे तो हमने गुजराती की वर्णमाला पूरी याद कर ली थी। तो हम आराम से, वी वर लाइक दोज एक्साइटेड यंग किड्स जो ऐसे हम लोग सड़क पे रुक के डिपार्टमेंटल स्टोर उन सबके और बोर्ड पढ़ा करते थे सरकारी की। अरे हम तो पढ़ रखते हैं, देखो ये है। कुछ ही अक्षर अलग होते हैं जो देवनागरी, जो हिंदी की स्क्रिप्ट है उससे। लेकिन मेरी हिंदी तो टॉप क्लास है। यस, लल्लन टॉप पे टॉप क्लास लोग ही आते हैं। सो नूपुर, वेलकम इन आरवम। थैंक यू। और अब जल्दी से विषयों का प्रतिपादन कर देते हैं।
ये थोड़ा ऐसे भोकाल टाइट करने के लिए थोड़े मुश्किल शब्द बोलने पड़ते हैं। मैंने समझा नहीं मैंने। मैं ये बोल रहा हूँ कि लेट मी इंट्रोड्यूस द टॉपिक्स फॉर टुडेज एपिसोड। दोनों भाषाएं चल रही हैं। खैर, आज हम आपसे बात करेंगे एक बैंक डकैती के बारे में, जिस पर किताब आई है, जिसे मेरे फेवरेट एक्टर ने रिलीज़ किया है। और ये बैंक डकैती अपने वक्त की सबसे बड़ी लूट मानी जाती है, इंडियाज़ बिगेस्ट मनी हाइस्ट मानी जाती है। सिर्फ 80 किलो सोना एक रेस्तरां को किराए पर लेकर चुरा लिया गया था। इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। फिर रुख करेंगे केरल से तमिलनाडु का, और बात ये करेंगे कि द्रविड़ मूवमेंट के सबसे बड़े नेताओं में से एक करुणानिधि की तीसरी पीढ़ी यानी तमिलनाडु के मौजूदा मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे किस तरह से फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में लिप्त हैं, लाल सिंह चड्ढा को लेकर उन्होंने क्या कहा, और तमिलनाडु में इस फिल्म के इर्द गिर्द क्या कोई नई कंट्रोवर्सी है जो पनप रही है। उसके बाद रुख करेंगे कर्नाटक का, और बेहद ज़रूरी विषय पर बात करेंगे। बात ये कि जो बच्चे हमारे और आपके घरों के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उनकी भोजन की थाली में क्या परोसा जाए, और कर्नाटक के कुछ ज़िलों से इसको लेकर कौन सी नई बहस शुरू हुई है। चूँकि ये आहार के बारे में है तो सबसे जुड़ा हुआ विषय है। और उसके बाद हमने जैसा कुछ एपिसोड्स पहले प्रॉमिस किया था, हम रुख करेंगे आंध्र प्रदेश का, तेलुगु भाषी 2 राज्यों का, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का, और बात करेंगे स्वातंत्र वीर, एक जो हमारी आज़ादी का आंदोलन रहा उससे जुड़े हुए सेनानी की, एक विद्रोह की जो बरतानिया हुकूमत के खिलाफ किया गया था। प्रॉमिस हमारा आपसे ये था कि हम आरवम के हर एपिसोड में दक्षिण भारतीय राज्यों से आने वाले एक राष्ट्र नायक का जिक्र ज़रूर करेंगे। इसके अलावा होंगे आपसे जुड़े सवाल जो आपने पिछले एपिसोड्स में हम लोगों से पूछे, और होगी रिकमेंडेशन। Are we done? Yes. So let's start with Headlines हो Kerala. गया। Headlines हो गया। केरला में आपने चेलम्ब्रा बैंक रॉबरी के बारे में Yes. बोला था। ये Tell us बहुत about it. इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मतलब हम सब हुक्ड थे ना नेटफ्लिक्स के मनी हाइस्ट सीरीज। Oh, I'm a big fan. हाँ, आप भी देखे होंगे। बिल्कुल। तो ऐसे मतलब केरला में चेलम्ब्रा बैंक रॉबरी एक स्टोरी है, 2007 में हुआ था ये। Okay. इतना प्लान करके मेटिकुलसली कैरी फॉरवर्ड कर दिया कि ये जो ग्राउंड फ्लोर, ये बैंक फर्स्ट फ्लोर में था, तो ये लोग 4 लोग थे, और ये ग्राउंड फ्लोर एक रेस्टोरेंट था जिसने रेंट कर लिया। रेंट का मतलब क्या, 50,000 दिया था कि अब हम ये कुछ महीने हम रेस्टोरेंट चलाना चाहते हैं, आप हमें किराए पे दे दो। हाँ एग्जैक्टली। और ऐसे कर दिया कि हम रिनोवेट कर रहे हैं, तो बंद कर लिया, और पूरा स्टेज किया कि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट ये सब वगैरह, कि अंदर सचमुच में रेनोवेशन हो रहा और है, फर्नीचर खरीद के रख लिया, ये सब कर लिया, क्योंकि कोई मतलब कुछ नहीं पूछे, किसी को शक ना हो। हाँ शक ना हो वही। तो फिर और उसके बाद जब 30 दिसंबर को ये हुआ था, तो न्यू ईयर का पूरा ड्रामा हो रहा था। उस समय अंधेरे रात में ग्राउंड फ्लोर से ऊपर के जो सीलिंग है ना, वहाँ पे एक होल बना के डायरेक्टली लॉकर में गए। लॉकर में जाकर 80 किलोस, कितना है वो, 70 80 80 अच्छा 80 किलो के गोल्ड ले लिया, और अबाउट 25 lakhs कैश में, और सिल्वर और तमाम दूसरी चीजें जो लॉकर में जो भी रखी। स्ट्रॉन्ग रूम में था सब कुछ ले लिया। और फिर ऐसे कर दिया कि 3 महीने के लिए किसी को पता नहीं था कि ये कौन था जो किया था। आई थिंक फरवरी में अरेस्ट किया फाइनली। लेकिन ये 4 लोग जो है वो करने के बाद क्लूज लगा दिया कॉप्स के लिए। एक हैदराबाद में डाल दिया, कुछ गोल्ड हैदराबाद में लगा दिया एक होटल रूम में। तो फिर पूरा मिसलीड कर लिया कॉप्स को कि वहाँ हैदराबाद में है। फिर सब जगह से कॉल करेंगे पुलिस को और बोल देंगे कि यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है। तो ऐसे मिसलीड करके कोशिश कर दिया। और फिर फाइनली 3 महीने के बाद पता चला कि ये कौन है। 4 लोग थे, और ये मतलब पूरे ऑर्डिनरी लोग थे जो पूरा प्लान किया। और कहाँ से इंस्पिरेशन लिया? हिंदी फिल्म धूम से। उसी से इंस्पिरेशन लेकर कर दिया ये जॉन अब्राहम फिल्म देखकर जी, कि हम भी ऐसे कर सकते। उन्होंने भी बैंक में ऐसे ड्रिल करके पूरा ऊपर चला के सब कुछ ले लिया। एक ही रात में कर लिया वो लोगों ने। एक ही रात, मतलब 1 घंटे की कुछ काम था बस। और फिर वहाँ से, और जो रेस्टोरेंट में पुलिस गए थे उनको पता नहीं था कि जो रेंट किया था वही अक्यूज्ड थे। उनको लगा कि शायद किसी ने बाहर से अंदर घुस के ऊपर चले गए। फिर फाइनली 4 को पकड़ा गया, और ये पूरा स्टोरी अभी एक बुक आया है, इसलिए ये न्यूज़ में है। हाँ, मोहनलाल ने रिलीज किया, जो आपके फेवरेट एक्टर है। मोहनलाल ने रिलीज किया। लालेटन बोलते हैं मोहनलाल को वहाँ पे। लालेटन? लालेटन। व्हाई?
ऐसे लाल, मोहनलाल से लाल, एटन इज ब्रदर। ओह, लालेटन, लालेटन। सौरभ एटन। हाँ एक्चुअली सौरभ अन्ना, सौरभ एटन। अन्ना तमिल में होगा। हाँ जरी यहाँ से तुम हमको सौरभ एटन बुलाना, भूल मत जाना। हाँ, तो इस पे ना मैं एक और चीज़ बोलती हूँ आपको कि जैसे आप बोल रहे थे मोहनलाल आपकी फेवरेट फिल्म एक्टर है, मेरा तो फहद फाजिल है, और ये दोनों प्लान कर रहे हैं कि इस पे एक फिल्म करेंगे। सारी स्कीम ठीक ठीक के नहीं बतानी है, अभी रिकमेंडेशन। तो स्टोरी मैंने बोल दिया, तो फिर फिल्म में क्या होगा आपको पता है, लेकिन मतलब काफ़ी अच्छा होगा और बुक के बारे में भी बहुत ज़्यादा। नूपुर, आपके गुजरात में इस तरह की कोई चर्चित डकैती हुई है? मेरे को उसके पहले एक प्रश्न पूछना था कि ये डकैती, लूट और चोरी में फ़र्क क्या होता है? मतलब आप तो हिंदी में माहिर हैं, आप बताएं। वाह, एकदम फौजदारी के वकील जैसा महसूस कर रहा हूँ। न्यूज रूम पलट के इधर देखने लगा कि अब तो ये क्या। व्हाट अ डेब्यू। अगर मैं तुम्हारी जानकारी के बिना, फर्ज करो कि तुम अपने घर में हो और मैं सेंध लगा के घुसूं और तुम्हारे जेवर चुरा लूं, या जो तुमने घर में बहुत सारा पैसा रखा हुआ है, काला धन सफ़ेद धन, वो चुरा लूं, तो वो एक सिंपल एक्ट जो है जिसमें अमूमन एक व्यक्ति या दो व्यक्ति इन्वॉल्व रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड चोरी। इसमें किसी भी किस्म का बल प्रयोग, फोर्सफुल एंट्री, आपको तमंचा अड़ाना, आपको मारना पीटना, ये सब कुछ शामिल नहीं है। ठीक है, ये चोरी है। लूट एक जेनरिक टर्म है। आप बस से कहीं जा रहे हैं, 4 हथियारबंद लोग घुसे, उन्होंने पूरी बस को लूट लिया, सबको गन पॉइंट पे लिया, फटाफट लूटे। इट्स अ क्विक एक्ट। ठीक है, डकैती उसका और प्लान्ड फॉर्म होता है। ठीक है, गैंग के साथ होता है। तो वो डकैत से बना है, डाके से पड़ा है ना। डाका मतलब कि जबरन किसी से कोई चीज़ ले रहा है, डाका, डाकू। तो जैसे गांव में डकैती जब होती थी पहले, तो हथियारबंद लोग आते थे, हवा में फायरिंग करते थे, उनके फिक्स टारगेट होते थे कि मतलब हर घर में जाके थोड़ा ना टाइम वेस्ट करेंगे कि ये सेठ है, इसके यहाँ शादी हो रही है, वैसे फिर डाका पड़ता था। या दुकानों में जाते थे, तब तो बड़ा, जब आप कोई रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा है तो उसको गोली मार देंगे, कोई चौकीदार होगा, कुछ होगा, जो घर का स्वामी हो उसको मारेंगे, पीटेंगे, तो वो डाका होता है ना। और इसीलिए इसमें कानून भी अलग अलग लगता है ना। तो डकैती में, डकैती की अलग कोर्ट हुआ करती थी जिन इलाकों में डकैतों का आतंक था। जैसे अभी रेप जैसे क्राइम के लिए एक अलग फास्ट ट्रैक कोर्ट होती, वैसे डकैती की इन ज़िलों में, जो यूपी में, एमपी में और राजस्थान में थे, जो मेरी नॉलेज में, अलग कोर्ट हुआ करती है। अभी वो कोर्ट चल रही है, अब उसमें दूसरे तरह के मामले आ जाते हैं। मुझे नहीं लगता गुजरात में है, हम बहुत शांति प्रेमी। अरे केरला में भी शांति है, बस ये सब एक लेकिन बहुत, मैं नौकरी के सिलसिले में लगभग 1 बरस लुधियाना रहा हूँ, और जब मैं लुधियाना में था तो एक बड़ी बैंक डकैती पे फैसला आया था। लुधियाना में मिलरगंज में पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच थी, और उसकी लूट ऐसे हुई थी कि सबको दिख रहा है कि लुट के जा रहा है। क्या? बोरे से पैसे भी गिर रहे हैं नीचे, लेकिन कोई कुछ नहीं किया, क्योंकि वो आतंकवादी थे जो खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े हुए थे। तो मतलब बहुत ही इन योर फेस किस्म की डकैती थी। वो घुसे, और वो 5.5 करोड़ से ज़्यादा की डकैती थी। ये 80s की बात है, मैं आपको एग्जैक्ट बरस भी बता देता हूँ। और हम जब वहाँ पे थे 2012-13 में, तब इस पे जजमेंट आया था दरअसल, इसलिए मुझे 1987 था शायद जी, 87 मिलरगंज शाखा में हुआ था। ये 5.7 करोड़, 5.7 करोड़ की तब हुई थी। और 2012 में इन लोगों में से कुछ को सज़ा सुनाई गई थी जो पकड़े गए थे। कई लोग चूंकि आतंकवादी थे और हिंसक गतिविधियों में शामिल थे, तो बाद में एनकाउंटर्स में मारे गए थे। मेरे को लगता है कि ना, इतनी स्टोरीज आते हैं इंडिया से कि हम तो रियल लाइफ मनी हेस्ट सीरीज ही बना सकते हैं ईजिली। पर सबसे फनी मुझे चलेम्बरा भी नहीं लगी और ये लुधियाना भी नहीं लगी। एक बैंक डकैती है जो 2015 में हुई थी, यानी अभी 7 साल पहले। तो बैंक से वैन निकलती है, वैन में ड्राइवर है और एक कैशियर वगैरह, एक कोई एम्प्लॉय है, गार्ड है एक, सॉरी, ठीक है। उनको कैश रिफिल करना है अलग अलग एटीएम्स में, तो उनके पास 22.5 करोड़ रुपए है, 22.5 करोड़, ठीक है। बस वैन लेकर चला गया। ड्राइवर रोकता है, कहता मेरे को पॉटी आई। वाह। गार्ड भी दाएं बाएं घूमने लगता है, वो पैसा लेके भाग जाता है। और ऐसा गधेड़ा है
ये गुजराती का वर्ड है ना? बिल्कुल। ऐसा गधेड़ा है 2-3 दिन बाद पकड़ा जाता है, उसने थोड़े से ही पैसे खर्च किए होते हैं, लाइक 1,500 रुपए उसमें से निकाल के तो पूरा रिकवर कर लिया, पूरा रिकवर कर लिया, विच इज अ गुड थिंग। चलिए, तो केरल में इस हफ्ते और भी कुछ बड़ा हुआ। मैं देख रहा था आज के ही अखबार में, लेफ्ट इंटेलिजेंसिया के लोग अपने आप को देश में बहुत लिबरल की तरह पेश करते हैं और ये कहते हैं कि भाजपा समेत ये जो तमाम दक्षिणपंथी पार्टियां हैं ये कैंसिल कल्चर में बहुत हैं, बाइकॉट कल्चर में बहुत हैं, लेकिन इस समय जो केरल की लेफ्ट रूलिंग पार्टी है वो इसी कैंसिल कल्चर में शामिल है। कौन सी फिल्म है वो? ये फिल्म है बोबन का। बोबन पता है आपको? बहुत पॉपुलर एक्टर है। हाँ। जो मेरे फिल्म रिकमेंडेशन है वो इसमें बोबन है, तो आप जरूर देखिए। उनके एक फिल्म रिलीज हुआ है, ठीक है, और इस पे पोस्टर पे उसने लिख दिया कि आप सब पॉट होल्स को, मतलब कैसे बोल सकते हैं कि आप ओवरकम करके, हाँ ओवरकम करके आ जाओ थिएटर। तो इस पे सबको लगा कि आप पिनराई विजयन सरकार पे अटैक कर रहे हो, हमला कर रहे हो, ये तुम्हारी सड़क पे, तुम्हारी सरकार में सड़क पे गड्ढे हैं। तो बोबन ने बोल दिया ऐसा कुछ नहीं है। मेरा अटैक ये था कि सब पार्टी सेम ही है, इस पे कुछ नहीं किया। और इसलिए अभी बहुत ज़्यादा बात हो रहा है कि क्योंकि शायद 1 या 2 हफ्ते पहले एक पॉटल डेथ भी हुआ है केरला में, तो उसके ऊपर इतना आउटरीच था और फिर ये बोबन ने ऐसे बोल दिया कि बहुत कंट्रोवर्सी हो गया। और ये सेम जो मतलब बॉयकॉट हैशटैग जो है ना, वो पूरा ट्रेंड हो रहा था, लेकिन फिल्म बहुत अच्छे से कर रहा है। गई हूँ मैं, छोटी थी बहुत। अच्छा। मैं गई थी एर्नाकुलम, हाँ। कोच्चि और पेरियार रिवर है। हाँ हाँ, एक शादी अटेंड करने गई थी, बहुत फैसिनेटिंग शादी थी। ऐसे हाफ साड़ी पहनी थी? मैं तो छोटी सी थी, मम्मी ने जो पहनाया पहन लिया। बट मैं बहुत फैसिनेट हो गई थी कि जो ब्राइड थी, जो दुल्हन थी, उसने इतना सोना पहना था। आज तक मैंने उतना सोना ये केरल का कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा ऑब्सेशन है क्या विद गोल्ड? देयर इज एन ऑब्सेशन, हाँ वो तो ज़रूर है। और जब मतलब ये शादियां हैं ना, जो नायर कम्युनिटी है उनके पर्टिकुलरली ये है कि शादियों में वो कस्ब साड़ी पहनते हैं ना। कस्ब पता है आपको? वो वाइट साड़ी, वो गोल्ड बॉर्डर के साथ, बहुत सिंपल सा वाइट। हमारे घर में है। हाँ, तो वो सब आई थिंक बहुत स्प्रेड हुआ है इंडिया में। तो वो कस्ब साड़ी पहन के, तो मतलब वो बहुत सिंपल है, कलर ज़्यादा नहीं है, वाइट और गोल्ड है, लेकिन उसके साथ इतना मतलब यहाँ तक गोल्ड आएगा, एक चेन के ऊपर एक चेन, एटलीस्ट 15-20 चेन्स होंगे, और इतना तिक सा, इतना हैवी भारी है कि वो साड़ी में स्टिच कर लेते हैं, क्योंकि ना कुछ गिर ना जाए, क्योंकि पता नहीं होगा आपको, इतना पहन रहे हो कैसे पता होगा, और इतना वेट है, इतना भारी है कि मतलब आपके पूरे नेक पे आएगा, तो इसलिए साड़ी में स्टिच करते हैं। और इसलिए अगर आप फोटो में भी देखोगे ऐसे पूरा सिंपल सा, एक भी इस साइड उस साइड नहीं जाएगा। पर माँ बाप पर कितना प्रेशर होता होगा कि लड़की की शादी में नहीं, अभी थोड़ा सा चेंज हो रहा है, लेकिन फिर भी जितनी भी शादियां हैं अभी थोड़ा कम हो गया, लेकिन इतना ज्यादा अभी भी लगेगा आपको कि तुम ये सब बोल रहे थे, मुझे मनप्पुरम गोल्ड लोन टाइप के ऐसे ऐड याद आ रहे थे, इसीलिए गोल्ड लोन केरला में हाँ बहुत ज्यादा कल्चर है कि लोन्स लेने, गोल्ड देने के बाद, क्योंकि सब मतलब अकोमोडेट करते हैं, सब तो नॉर्मल है वहाँ पे कि अगर बेटी है छोटी सी गोल्ड, हर बर्थडे गोल्ड दे दो, ऐसा है। आपके यहाँ क्या है गुजरात में इतना सिंपल, शादियां तो सिंपल ही होती है। सुबह में ऐसा नहीं होता कि अच्छा आपको रिलायंस के शेयर दे दो, अडानी के शेयर दे दो। सॉरी, हमें पैसे की जरूरत ही नहीं है, सबके पास इतना पैसा है। वाह, स्वैग देखिए सौराष्ट्र का। मेरे अलावा इंटरेस्टिंग। बट मुझे वाकई हम भारतीयों का या ओवरऑल भी दुनिया का गोल्ड के प्रति ऑब्सेशन समझ में नहीं आता है। मतलब जाहिर सी बात है, हिस्टोरिकल रीजंस हैं और इकोनॉमिक भी, पर ये वॉरेन बफे शायद कहा करते थे कि कोई एलियन देखता होगा तो हंसता होगा, इट्स जस्ट अ मेटल, है ना। ये हम इम्पोज करते हैं ना उस पे। लेकिन थोड़ा सा चेंज हो रहा है अभी, मतलब थोड़ा लोग उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं इसके ऊपर कि गोल्ड तो इतना होना चाहिए, वैसे तो थोड़ा चेंज हो। और शायद ऐसा भी है कि वो जो लड़की जिसकी शादी हो रही है उसके लिए एक सिक्योरिटी ऐसे करके देते हैं। हाँ, वो सारे तो रीज़न है ही, सिक्योरिटी वो सब। देखिए मैंने गोल्ड पहन रखा है, दिस माय वेडिंग रिंग। ये मतलब मैंने आज से ऐसे तो हम सब 11-12 साल पहले गोल्ड तो पहनते हैं। नहीं, बस दिस इज द ओनली। देखो मेरे उसके बाद मैंने कुछ खरीदा भी नहीं है। हाँ, तो तुम ठीक से रिप्रेजेंट कर रही हो ना केरल को, 1:3। मैं तो गुजराती हूँ, मुझे भी तुमने शेयर में पैसा लगा रखा होगा क्योंकि रिटर्न बेटर होगा। हम
दिखाते नहीं है पैसे, बस बैंक अंदर में रखते हैं। वाह। चलिए अब रुक करते हैं केरला से तमिलनाडु का, और जरा हमें उदयनिधि स्टालिन के बारे में बताइए पहले तो। उदयनिधि स्टालिन एक्टर है, मोस्टली एक्टर है, प्रोड्यूसर है और पॉलिटिशियन है अभी। लेकिन अगर आप देखोगे कि उसका मतलब जो स्पॉटलाइट आए थे वो पहले एक्टर से ही आया था, तो उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। पॉपुलर इसलिए है क्योंकि वो सुपरस्टार विजय की तरह नहीं है। बिल्कुल नहीं है। वो अभी सुपरस्टार विजय की फिल्म्स डिस्ट्रीब्यूट करता है, लेकिन उनकी फिल्म्स थोड़ा अच्छा सा ही किया, ऐसा नहीं है। जैसे उनके लास्ट रिलीज वो आयुष्मान खुराना फिल्म था ना, आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 वही अनुभव वाला। सिन्हा की फिल्म। हाँ, Beautiful वो film, वाला, very good film। उसके रीमेक किया था उदयनिधि स्टालिन के साथ। तो उदयनिधि स्टालिन आयुष्मान के रोल, अच्छा, ही वाज इन लीड रोल या इन तमिल। तो उदयनिधि स्टालिन देखो फिल्म्स भी अभी भी करता है, तो उनका प्रायोरिटीज थोड़ा चेंज हो गया क्योंकि पॉलिटिशियन भी है, लेकिन मैक्सिमम एटलीस्ट पहले तो फुल टाइम एक्टर ही था। लास्ट ईयर ही वाज अरेस्टेड एज वेल, जब एआईएडीएमके की सरकार थी, वो करुणानिधि को कमेमोरेट करते हुए एक जनसंपर्क अभियान चला रहे थे। तो मतलब उनकी क्लेम टू फेम यही है कि जब तमिलनाडु कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन हो रहा था, एक इंसिडेंट हुआ था कि देखो मदुरै में एम्स कंस्ट्रक्ट करना था सेंट्रल गवर्नमेंट, बीजेपी ने, मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आया था, फाउंडेशन स्टोन सब कुछ लगाया था, फिर कुछ नहीं हुआ वहाँ पे। तो अगर आप मदुरै जाते हो, एक बहुत बड़ा ग्राउंड है जहाँ पे एक बोर्ड है एम्स मदुरै, और कुछ नहीं। तो उदयनिधि स्टालिन एक इलेक्शन कैंपेन में एक ब्रिक लिया, ठीक है, और वो ब्रिक ऊपर ऐसे दिखा के रैली में बोल दिया कि देखो यही है आपका एम्स। तो मतलब ये पूरा कैंपेन शुरू किया तमिलनाडु में कि एम्स कहाँ पे है। तो वो उनका पॉलिटिकल क्लेम टू फेम था। उसके बाद इतना ज़्यादा लोग बात कर रहे थे कि ये स्टालिन के सक्सेसर है। तो ऐसे उदयनिधि स्टालिन पे काफ़ी प्रेशर भी है, लेकिन दूसरी चीज़ यही है कि सब मानते हैं कि डीएमके में इतने ज़्यादा सीनियर लीडर्स है कि अगर आप उदयनिधि स्टालिन को प्रमोट करते हो तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा डीएमके में। लेकिन इनका स्टोरी भी बहुत अच्छा है। अगर आप उदयनिधि स्टालिन के बारे में बात करते हैं, और इसलिए बात कर रहे हैं, पहले तो स्टोरी में बोलती हूँ जी प्लीज़, कि लाल सिंह चड्ढा तो नेशन वाइड रिलीज हुआ है। चेन्नई में, तमिलनाडु में उदयनिधि स्टालिन की कंपनी है रेड जायंट मूवीज बोलकर, रेड जायंट मूवीज। और अगर आप लोगों देखोगे, सन है, सन तो डीएमके के, सन पिक्चर्स के, सबका ये इलेक्शन सिंबल भी उनका सन ही है। हाँ, राइजिंग सन है। उनका 2 पत्ती है, एआईडीएमके का। हाँ। तो राइजिंग सन का है, रेड जायंट में बस एक सन है। तो ये लाल सिंह चड्ढा का डिस्ट्रीब्यूशन उदयनिधि स्टालिन कर रहे हैं तमिलनाडु में। तो बीजेपी इस पे बोल रहे हैं कि आप तो हमेशा बोलते हो आप हिंदी को अपोज करते हो, हिंदी इम्पोजिशन अगेंस्ट हो, ये वो करते हो, फिर आप ही हिंदी मूवी को प्रमोट। Who said this? अन्नामलाई ने बोल दिया। हाँ, अन्नामलाई रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर, उन्होंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले लिया। यंग चैप जो अभी तमिलनाडु में बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, और अगले एपिसोड में आरवम के हम आपको उनका एक इंटरव्यू भी दिखाएंगे, जो कि हम लोगों ने बहुत पहले रिकॉर्ड किया था, जब हम लोग आरवम के पायलट पे काम कर रहे थे। सर्दियों का वक्त था, बट थैंकफुली ही टुक आउट टाइम, और वो इंटरव्यू अभी भी रेलेवेंट है क्योंकि वो ज़्यादातर नॉन पॉलिटिकल चीज़ों पे उनकी है, जर्नी के ऊपर है, और तमिलनाडु पॉलिटिक्स के ऊपर, जो अभी भी बहुत रेलेवेंट है। तो उसके ऊपर कंट्रोवर्सी हुआ है, क्योंकि उदयनिधि स्टालिन आमिर खान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा था और बोल रहे थे कि देखो आपके रंगीला के फिल्म इतना अच्छा लगा, ये वो बोल रहे थे। तो उसके ऊपर पूरा पॉलिटिकल मामला भी हो गया, और काफ़ी स्पॉटलाइट ये भी हो गया कि ये जो मोनोपली है ना फिल्म इंडस्ट्री का, पॉलिटिक्स का, एक ही फैमिली का है। अभी जो डीएमके पावर में है, इसलिए तमिलनाडु पॉलिटिक्स में भी एक ही फैमिली का मोनोपली है, क्योंकि रेड जायंट मूवीज डिस्ट्रीब्यूशन करता है, सन पिक्चर्स प्रोड्यूस करता है, बस। वाह। तो मतलब पूरा फैमिली का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। और अगर आप करुणानिधि फैमिली देखते हो, उनकी फैमिली हमेशा से पॉलिटिक्स में और फिल्म में, दोनों में काफ़ी प्रेजेंस है। तो उदयनिधि स्टालिन भी ऐसे ही है। और उदयनिधि स्टालिन इनफैक्ट कह रहे थे कि जब वो छोटे थे तो स्कूल बंक करके रंगीला देखने गए थे। हाँ, तो तब से उनको आमिर खान का वो बड़े फैन हो गए। हाँ। और कह रहे थे कि उनको एक्चुअली ये करनी नहीं थी, शायद उन्होंने कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन इसका करना नहीं था, पर आमिर खान ने खुद वीडियो कॉल किया कि तो फिर कहा कि इतना बड़ा फैन हूँ तो अब तो करूंगा डिस्ट्रीब्यूशन। तो इतना ज़्यादा स्टेटमेंट्स कर दिया इसने कि बीजेपी बोल रहे हैं अब हिंदी इम्पोजिशन को, हिंदी एंटी हिंदी स्टर को क्या हुआ। तो इसकी वजह से पूरा डिबेट हो गया। पर वैसे जो मुंबई से, मतलब जो हिंदी की फिल्में हैं, वो कैसा परफॉर्म करती हैं?
अच्छे से नहीं करते हैं वहाँ पे। देखो मैं गई हूँ शायद थिएटर चेन्नई में हिंदी फिल्म्स के लिए, 1-2 वीकेंड तो फुल हाउस होगा, लेकिन उसके बाद पूरा उतना ज़्यादा कलेक्शन नहीं होता है वहाँ पे मतलब तमिल फिल्म्स ही डोमिनेट करता है। जैसे अगर आप देखोगे मैं क्या एग्जांपल दूँ, अगर आप केरला में जाओगे और वहाँ पे थिएटर्स जाओगे, शायद आपको ज़्यादातर क्राउड तमिल फिल्म्स के लिए होगा, मलयालम फिल्म्स के नहीं। अभी थोड़ा चेंज हो रहा है, लेकिन पहले ऐसे ही नहीं, तो वो जो तमिल फिल्में दिखाई जाती हैं वो मलयालम सबटाइटल्स के साथ होती हैं या वॉइस ओवर या डबिंग होती है? डबिंग नहीं होते, यूजुअली ऐसे ही चलाते हैं। विजय के लिए बहुत बड़ा फैन बेस है, अजित के लिए बहुत बड़ा फैन बेस है केरला में, तो इसलिए वो फिल्म्स तो मास फिल्म्स है ना, उतना डायलॉग से क्या लेना देना है, तो इसलिए ऐसे ही चलाते हैं और केरला में बहुत पॉपुलर है। लेकिन अगर आप तमिलनाडु में देखोगे, तमिल फिल्म्स ही सबसे पॉपुलर है, बॉलीवुड फिल्म्स उतना अच्छा नहीं चलेगा। और वैसे भी उदयनिधि स्टालिन अगर आप देखोगे, रेड जायंट मूवीज़ ने हिंदी में और तमिल में डब करके भी रिलीज़ किया है, तो वो भी एक एस्पेक्ट है। चलिए लेट्स मूव टू कर्नाटका, और वहाँ पर मिड डे मील को लेकर ये डिबेट शुरू हुई है कि क्या खाने में रागी बॉल्स, मतलब आप यूँ समझो कि ज्वार और बाजरा क्या थाली में आना चाहिए बच्चों की, और लॉजिक उसके पीछे ये है कि ये लोकली प्रोड्यूस फूड है, प्रोटीन रिच होता है, और इसको लेके डिबेट चल रही है। और एक डिबेट तो जो है ही काफ़ी समय से चल रही है कि बच्चों को मिड डे मील में अंडा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। मुझसे पूछा जाएगा तो अगर किसी की धार्मिक मान्यता है वो ना खाना चाहे उसकी मर्जी, पर अदरवाइज़ अंडा देना चाहिए, क्योंकि ये पोषण का बहुत बड़ा सोर्स होता है। तो महिलाओं को, बच्चों को ये फीड किया जाना चाहिए। किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट है, फूड प्रेफरेंस है, तो वो ना खाए, पर उसकी वजह से पूरा वाइप आउट कर दोगे तो आपको कोई इतना इजीली अवेलेबल सोर्स नहीं मिलेगा। दैट इज़ माई हम्बल ओपिनियन। पर ये क्या है डिबेट, और मैं थोड़ा, जो कि आपने पॉलिसी में बहुत काम किया है नूपुर, मिड डे मील को लेकर किस तरह के आर्ग्यूमेंट चलते हैं, क्योंकि स्कूलों में रजिस्ट्रेशन और ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मिड डे मील का पूरा कंसेप्ट भी अन्नादुरई लेके आए, सॉरी एमजीआर लेके आए थे, कामराज पहले, कामराज, हाँ वो थोड़ा मिसकंसेप्शन है, वो उस पर बात करेंगे, लेकिन हाँ अच्छा ठीक है, तो मैंने तीनों ही नेताओं के नाम गिना दिए। जी, जैसे मैं गुजरात की बात करती हूँ तो 2.5 साल मैंने एक विलेज के स्कूल में काम किया था गुजरात में। You used to teach there? I used to teach there और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम कर रही थी। कहाँ पे? रुवाड़ करके गांव है, बड़ौदा से 30 किलोमीटर दूर है। तो मैं, आप लोग बड़ौदा बोलते हो, वडोदरा? मतलब दोनों बोलते हैं, वडोदरा बड़ौदा। वडोदरा का एक्चुअली वो ओरिजिनल वर्ड है, वडोदरा मतलब वड मतलब बैनियन ट्री, हाँ वड, तो उसका वडनगर शहर है, वडनगर। ऐसे ये बहुत एजुकेशनल है मेरे लिए, बस बोल रही हूँ। और बड़ौदा जो हम लोग बोलते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, हाँ वो हिंदी में जैसे वो ब्रिटिश ने भी फिर स्टार्ट कर दिया बैंक ऑफ बड़ौदा ना। हाँ बड़ौदा। हाँ, मेरा एक दोस्त है, इंटरेस्टिंग कहानी बताती हूँ, वो नेपाल से था, नेपाल से है। तो मैं उसको पहली बार मिली तो मैंने, ही इज लाइक कि आप कहाँ से हो, मैंने बोला बड़ौदा से। कहता है ओ आई थॉट इट इज जस्ट द नेम ऑफ अ बैंक। मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा की वजह से मेरा शहर काफ़ी पॉपुलर हो गया है आउटसाइड ऑफ इंडिया ऑल्सो। तो आप जैसे स्कूल और मिड डे मील की बात कर रहे थे, तो 2.5 साल मैंने स्कूल में पढ़ाया वहाँ पे, तो पता चला कि न्यूट्रिशन को लेकर, पोषण को लेकर तो मिड डे मील हेल्प करता ही है, बट स्कूल में रजिस्ट्रेशन बढ़ाने के लिए, स्कूल में अटेंडेंस बढ़ाने के लिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बस मिड डे मील के लिए स्कूल आते हैं, फिर टीचर उनको साथ में लेकर पढ़ाते हैं या जो भी उनका पूरा दिन वहीं पे बिताते हैं। उसका जो अट्रैक्टिव फैक्टर है मिड डे मील का वो ये है कि बच्चे आएंगे, ड्रॉप आउट ना हो और अटेंडेंस हो। ड्रॉप आउट बच्चे ना भी करे पर रोज स्कूल अटेंड भी करते हैं। ड्रॉप आउट, अटेंडेंस एंड न्यूट्रिशन। हाँ, और आप जो अंडे की बात कर रहे थे ना, उस पर भी मेरा एक पॉइंट था कि जैसे आप गुजरात में देख लीजिए तो B12 की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी होती है। B12, विटामिन B12। हाँ, विटामिन B12। तो कहते हैं कि जैसे मेरी डॉक्टर है, मेरे फैमिली में सबको B12 की डेफिशिएंसी है क्योंकि हम लोग वेजिटेरियंस हैं मोस्टली। तो डॉक्टर कहते हैं कि आप लोग अंडे नहीं खाते ना, आप लोग मांस, चिकन नहीं खाते ना, इसकी वजह से। तो सालों से हम लोग इंजेक्शन ले रहे हैं हर एक 3-3, 6-6 महीने की इंटरवल पे, क्योंकि हम अंडा नहीं खाते हैं। तो गुजरात में भी आई डोंट थिंक मिड डे मील में अंडे दे रहे हैं, तो उसकी वजह से ये जो पोषण की कमी है वो एक्चुअली है। अच्छा, मैं एक नूपुर ये बात जानना चाहता हूँ, और प्लीज़ आप भी बताइए, ये जो फूड हैबिट है, ये जो डोमिनेंट पेजेंट कास्ट है, हर राज्य में कुछ प्रभावशाली जातियाँ या सोशल ग्रुप्स होते हैं जो कल्चरल डिस्कोर्स को भी डिक्टेट करते हैं, फूड प्रेफरेंस को भी करते हैं। ये उनका है क्या? क्योंकि ऐसा भी होगा कि गुजरात के जो ट्राइबल इलाके होंगे, कोस्टल इलाकों में जो और जाति समूह होंगे,
उनकी भी फूड प्रेफरेंस क्या हार्डकोर वेजिटेरियन की रहती है? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट जो खारवा कम्युनिटी है जो सौराष्ट्र काठियावाड़ में कोस्टल रीजन्स में रहती है, वो फिशिंग करते हैं, तो अब उनका तो जो रोजी रोटी है वही फिश है। और पोरबंदर में तो कितना बड़ा फिशिंग का। बिल्कुल, और मेरी फैमिली में भी खारवा कम्युनिटी में से काफ़ी लोग हैं, तो वो तो फिश खाते हैं। मैंने भी जब फिश खाना स्टार्ट किया वहीं जाके स्टार्ट किया। तो ये जो आपने सही कहा, ये जो डोमिनेंट कम्युनिटी है, जो पटेल्स हैं या फिर जैन भी है, गुजरात में काफ़ी सारे जैन हैं, तो वो वेजिटेरियन खाते हैं मोस्टली। और ये जो कोस्टल ट्राइबल एरिया में जो लोग हैं वो मांस मच्छी सब खाते हैं, जिसके लिए जैसी अवेलेबिलिटी हो और सहूलियत रहे। अगर आप ये मिड डे मील्स कर्नाटका के बारे में बात करते हैं, तो आपने सही से बोला कि ट्रेडिशनल खाना लेना है, तो कर्नाटका में अगर आप देखोगे कि नॉर्थ कर्नाटका में जोवर रोटी बहुत पॉपुलर, जोवर से ज्वार बोलते हैं जिसको हमारे यहाँ। हाँ, तो वो बहुत पॉपुलर है वहाँ पे क्योंकि वो हेल्थी भी है। तो जैसे आपके रूरल क्लास या फार्मर्स वो सब वही खाते हैं। साउथ कर्नाटक में जो आप रागी बॉल्स बोल रहे थे, वहाँ पे रागी मुद्दे बोलते हैं। रागी मुद्दे बोलते हैं। तो वो यूजुअली ऐसे राउंड गोल गोल सा थोड़ा मसाला डालते हैं टेस्ट के लिए। उसके साथ कुछ भी चिकन करी खा सकते हो या दाल के साथ सांभर खा सकते हो। तो वैसा है। तो वो बोल रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ राइस ये सब लेना चाहिए। लेकिन हाँ, ये फ्लिप साइड ये है कि सब बोलते हैं कि न्यूट्रिशनली उतना अच्छा नहीं है। मतलब आपको अभी भी एग्स देना चाहिए, वेजिटेबल्स देना चाहिए, प्रोटीन पे फोकस करना है, फ्रूट्स देना चाहिए। हाँ, वैसा है। तो वो काफ़ी डिबेट हो रहा है, लेकिन ये ट्रेडिशनल फूड आइटम्स लेने के लिए कोशिश कर रहा है। और ये काफ़ी अगर आप देखोगे तमिलनाडु में तो ट्रेडिशनल मिड डे मील्स ही है। सांभर देते हैं, कर्ड राइस देते हैं वैसे। तो ये सब तो ट्रेडिशनल इडली देते हैं, लेकिन मिड डे मील्स है ना, लंच है। हम तो इडली सब सुबह खाते हैं। अच्छा, भोजन में इडली नहीं खानी है? डोसा नहीं, ब्रेकफास्ट आइटम्स है। इडली और डोसा से ब्रेकफास्ट आइटम है। हाँ, वहाँ पे तो बिल्कुल नहीं खाते। सिर्फ दोपहर में? दोपहर आफ्टरनून है ना। नहीं, वो चावल है, हमेशा चावल। मतलब चावल है पर उसके साथ कुछ नॉनवेज की करी, कुछ हाँ, चिकन करी, सांभर, वैसे ही होगा। अवियल केरला का है। हाँ, वो तो केरला का है अवियल। हम लोग कब चलेंगे खाने? ओणम के टाइम। कब है ओणम? जल्दी आयो। अगले महीने। अच्छा, तो मुझे पूछना था कि ये अभी कह रहे हैं कि कर्नाटका में या तो अंडे या तो ज्वार या रागी देंगे, ऐसे कह रहे हैं, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। नहीं, देखो कि ज्वार रोटी और रागी मुद्दे राइस के लिए रिप्लेसमेंट बोल रहे हैं अभी। तो एग्स के बारे में इतना डिबेट हो गया है और फाइनली बोल रहे हैं कि हाँ, थोड़ा न्यूट्रिशनल, जैसे आप बोल रहे थे ना कि न्यूट्रिशनल वैल्यू कम है, वो तो यहाँ कर्नाटका में भी देखा है। इसलिए ये पूरा डिबेट हो रहा है कि चेंज तो करना पड़ेगा। लेकिन ये जो मिड डे मील्स अगर कॉन्सेप्ट ही देखोगे, जैसे आप बोल रहे थे तमिलनाडु में शुरू हुआ और कामराज ने कामराजर बोलते हैं। कामराजर, हाँ, रेस्पेक्ट के साथ कामराजर बोलते हैं। अगर आप चेन्नई जाते हो, मरीना बीच में एक बहुत अच्छा सा स्टैचू है कामराज के लिए, दो बच्चे के साथ, एक स्कूल बॉय और एक स्कूल गर्ल के साथ उनके हाथ पकड़ के ऐसे स्टैचू है, क्योंकि वो बहुत फोकस करता था एजुकेशन पे और उसने ही मिड डे मील्स इंट्रोड्यूस किया था। एमजीआर ने उसके बाद फॉलोअप किया और इतने वाइड स्प्रेड कर दिया। और एमजीआर का फोकस था फ्रीबीज, जो अभी इतना डिबेट हो रहा है, वो सब तमिलनाडु से शुरू हुआ। अगर आप देखोगे AIADM के फ्री कलर टीवी, फ्री मंगलसूत्र। हाँ, अगर आप मेरे घर में एक मिक्सी है, फ्री मिक्सी, ग्राइंडर है जिसमें जयललिता की पिक्चर भी है। तुम्हारे घर में क्यों है? लेकिन वो मेरे जो हेल्प थे वो लेकर आए थे वैसे, क्योंकि उनको फ्री मिलता है ना सब कुछ इलेक्शंस के टाइम पे, तो इसलिए। लेकिन उस पे बड़ा सा एक जयललिता की स्टिकर भी है। इंटरेस्टिंग। थोड़ा सा खाने पे और बात करते हैं। ये मैं डिटेल्स पढ़ रहा हूँ, शेंगा चिक्की भी बड़ी सही लग रही, गुड़ और मूंगफली से बनती है। क्या? शेंगा चिक्की। चिक्की। हाँ। अच्छा, हाँ, चिक्की बहुत फेमस है। हाँ, गुजराती है वैसे। चिक्की गुजराती है। अरे तल की अभी ना, मतलब नेक्स्ट वीक मैं थोड़ा रिसर्च करके बोलूंगी कि कहाँ से है, पता नहीं मेरे को, तो इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूंगी। दरअसल गुजरात में मूंगफली का उत्पादन बहुत होता है। मूंगफली को गुजराती में सींग बोलते हैं, सींगदाना बोलते हैं, मांडवी शब्द भी इस्तेमाल करते हैं। वाह, देख रहा है विनोद? मेरे को एक गुजराती डिश बहुत पसंद है, वो ड्राइड रोटी का थेपला नहीं, वो खाखरा। हाँ, हमारे एक मित्र हैं, वो स्वामी नारायण संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। सॉरी मैं पब्लिक कर रहा हूँ, बट आई हैव टू। वो
अमेरिका में न्यूरो साइंस की पढ़ाई कर रहे थे। ही वॉज अ डॉक्टर, ट्रेन डॉक्टर, पर फिर उनका अध्यात्म की तरफ झुकाव हो गया और वो संत बन गए, स्वामी बन गए, सन्यासी बन गए और स्वामीनारायण संप्रदाय से जुड़ गए। तो गुजरात में एक ज़िला है बोटाद, है ना, सौराष्ट्र में ही पड़ता है वो। वहाँ पे कुंडल धाम के नाम से बड़ा सा स्वामीनारायण संप्रदाय का मंदिर है, आश्रम है, वहाँ पे वो रहते हैं। अखंड वृत्ति उनका नाम है। तो मैं तो इसे कुछ मतलब अपनी खुशकिस्मती कहूँगा। तो वो ललन टॉप देखते हैं, उनको बहुत पसंद है। तो वो हम लोगों के लिए ना हमें एक चिट्ठी भेजते हैं हर 15 दिन, 20 दिन में, एक महीने में, बहुत ही संस्कृतनिष्ठ भाषा में सुंदर सी लिखी हुई वो चिट्ठी होती है। आत्मनिष्ठ सौरभ द्विवेदी जी, है ना, आत्मन सौरभ द्विवेदी जी, ऐसे करके उनकी तरफ से चिट्ठी होती है। और वहाँ से कुंडल धाम से प्रसाद आता है, जो मेरे दफ्तर में भी बड़ा पॉपुलर है। सबको पता होता है वो डब्बा आ गया तो इसमें या तो पेड़े होंगे वहाँ पे बने हुए, या खाकड़ा होगा, या वो मुखवास जो होता है वो होगा, अचार होगा। खाकरा मैं बुक कर रही हूँ। खाखरा खाकरा खाकरा। मैं बुक कर रही हूँ। खाखरा वो तो इजी है मेरे लिए। खाकरा इट्स और बहुत ही इट्स अ क्विक, मतलब बहुत ही भारतीय फास्ट फूड है ना। और गुजरात में कई सारी महिलाएं हैं जो घर घर में खाखरा बना के बेचती है। इजी है क्या बनाने? हाँ, घर पे मैं भी बनाती हूँ। रोटी को बस घी के साथ थोड़ा सेको जब तक वो एकदम कड़क नहीं। इतना नहीं, ये इन्होंने ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया। सही में ऐसे बनता है, मैं लेके आती हूँ। और वो जो गांठ बनती है वो भावनगर और उन सब इलाकों में गांठिया। वो गाठिया, हाँ, वो मुश्किल है थोड़ा। हाँ, उसको प्रॉपर्ली स्प्रेड करना पड़ता है, फिर तलना पड़ता है। खाखरा हेल्दी है। बहुत सही है। और उपिट्टू क्या होता है? उपिट्टू उपमा है। अच्छा, उपमा को ही उपिट्टू बोलते हैं इन कन्नड़ा। हाँ। अच्छा, मैं तो बड़ा सरसों, चना दाल, उड़द दाल, सूखी लाल मिर्च, करी पत्ता। हमारे एक और मित्र हैं, देखिए मित्रों का जिक्र हो रहा है, वो IIM में प्रोफेसर हैं पब्लिक पॉलिसी के। और देखिए, जब मैं मित्र कहता हूँ तो इस चीज़ का ख्याल रखा जाए कि ये अपनी मेधा में, अपने इंटेलेक्ट में और कुछ एक मामलों में अपनी वय, अपनी उम्र में भी मुझसे बहुत बड़े हैं, मेरे सम्माननीय हैं। और इन्होंने मुझे मित्र के तौर पर चुना तो लोग कहा प्रोफेसर को अपना दोस्त बता रहा है। प्रोफेसर श्रीराम उनका नाम है। आर्वम के बड़े सख्त क्रिटिक भी हैं। ओहो। यस। तो वो लगातार उन्होंने मुझे फीडबैक दिए हैं कि देखो तुम लोगों ने ये गलत बोला, ये ठीक नहीं है, इसमें तैयारी नहीं दिख रही है। और वो जो एक ज़रूरी किस्म की झिड़क भी होती है कि आपने एक मयार सेट किया, एक बेंचमार्क बनाया जर्नलिज्म में, तो आप लोग इतने, जो मैं तो वीडियो में बोलता हूँ कि हमें और पढ़ना होगा और मेहनत करनी होगी, तो वो प्रोफेसर श्रीराम बताते रहते हैं। तो वो पिछली दफ़ा जब मैं IIM विशाखापट्टनम में गया था एक लेक्चर के वास्ते, तब उन्होंने मुझे बहुत सारे ये रागी और ज्वार के व्यंजन खिलवाए थे। अरे वाह, रागी तो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो भोजन के लिए तो मैं 7 समंदर पार कर सकता हूँ। पर इसको लेके बहस होनी चाहिए कि स्थानीयता पे बहुत जोर हो, लोकल फूड। मतलब दरअसल मैं सब चीज़ों में ही लोकलाइजेशन का बड़ा हिमायती हूँ कि पॉलिसी बहुत सेंट्रलाइज ना हो। जैसे गुजरात की बात करें, मुझे पता नहीं, आप बताइएगा, आप वाटर को लेके कच्छ में जो पॉलिसी बनाएंगे वो पॉलिसी आप अपर गुजरात या सापुतारा के इलाके में या सूरत में, वडोदरा में रेप्लिकेट नहीं करेंगे जहाँ विश्वामित्र नदी है वाटर को लेकर, क्योंकि एक बहुत ड्राई और एरिड एरिया है, एक प्लेंटी ऑफ वाटर का एरिया है। तो पॉलिसी का लोकलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि जैसे हमारी पॉलिसी में हमें कहा जाता है, प्रोफेसर्स कहते थे कि प्रॉब्लम का जो सॉल्वर है वो प्रॉब्लम के बहुत करीब होना चाहिए। जैसे अगर मुझे वो प्रॉब्लम हो रहा है तो वो सॉल्व मैं अच्छे से करूँगी, ना कि आप, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। सो प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व क्लोजेस्ट टू द पीपल हु आर गोइंग थ्रू दैट प्रॉब्लम। ये जो होता है ना, तो वो ये कहाँ तुमको सिंगापुर में पढ़ाया था? सिंगापुर में पढ़ी है? मेरे को मतलब आई एम लर्निंग सो मच इस एपिसोड में। पूरा अवेयरनेस एपिसोड जैसा है मेरे लिए। नहीं, देखिए अक्षरा जी, मकसद तो रागी और ज्वार के व्यंजन खाने का है, ज्ञान भी मिलता रहे। और अब आप लोग तो आगे आर्वम में डिस्कस करते ही रहेंगे इन सब चीज़ों को, पर मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत जल्द ये भोजन खाने जाना पड़ेगा। फ़िलहाल हम रुख करते हैं आंध्र प्रदेश का और याद करते हैं एक विद्रोह को, एक स्वतंत्रता सेनानी को। उयलवड़ा नरसिम्हा रेड्डी। फिर से बोलिए। उयलवड़ा
ओइलवड़ा नरसिम्हा रेड्डी। नरसिम्हा रेड्डी। तो क्योंकि अभी इंडिपेंडेंस डे वीक है, हमने सोचा, और काफ़ी कमेंट्स भी बोल रहे थे कि हम जो हीरोज़ है साउथ इंडिया से उनके बारे में भी बात करनी चाहिए। तो नरसिम्हा रेड्डी एक हीरो है जो शायद किसी को पता भी नहीं है उनके बारे में। और नरसिम्हा रेड्डी का स्टोरी ये है कि उसने ब्रिटिश के साथ, मतलब ही फॉट द ब्रिटिश, और ये 1840s में कुछ था। और अगर नरसिम्हा रेड्डी की स्टोरी देखोगे, बेसिकली वो ज़मींदार फैमिली से था। तो जब ये हिंदी भाषी नहीं हैं तो इनको ये फ़र्क नहीं पता है कि सम्मान प्रकट करने के लिए जो सहायक क्रियाएं हैं उसमें कोई बात नहीं, दैट इज नॉट योर फॉल्ट। ये हर बार होता है। कई लोगों को लगता है अरे इतना महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, और उनके लिए था शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए मुझे लगा कि अपने व्यूअर्स को रिमाइंड करते हैं। नहीं, क्योंकि ये हर एपिसोड शायद तुम मोटा बोमा पोज करती हो ना। हाँ ठीक। नहीं, ये हर एपिसोड हो रहे हैं मेरे साथ। कोई बात नहीं। तो मैं नेक्स्ट टाइम थे ही बोलूँगी। तो इनकी स्टोरी ऐसे है कि ये कुछ पेसेंट बोलते हैं, पेजेंट या जो किसान, हाँ, उनके साथ पूरा एक अपराइजिंग जैसा लीड किया था। और काफ़ी समय के लिए ब्रिटिश को पुश बैक कर दिया। ये करनूल आंध्र प्रदेश की जगह से है। तो अगर आप पॉलीगर थे, ये जमींदार मान लीजिए एक किस्म के। हाँ, जमींदार वही। और बोलते थे कि एक मिलिट्री गवर्नर ऐसा एक टाइटल है। तो मिलिट्री गवर्नर के टाइटल जो था इंडिया में, पर्टिकुलरली साउथ इंडिया में उस समय बहुत कॉमन था। विजयनगर एम्पायर में बहुत कॉमन था कि एक मिलिट्री गवर्नर होगा, और ऐसे ही नरसिम्हा रेड्डी था। और जब ब्रिटिश आए थे तो ये मिलिट्री गवर्नर जो पॉलीगर आप बोल रहे थे उसको पूरा हटाया। तो इसलिए नरसिम्हा रेड्डी ने ये एक अपराइजिंग लीड किया था, और एक बार अटैक किया ब्रिटिश को, उनको पुश बैक कर लिया। फिर ब्रिटिश उनके सन, उनके बेटे और उनकी बीवी को किडनैप कर लिया और उनको हॉस्टेज रखा, क्योंकि उनको लगा फिर नरसिम्हा रेड्डी सरेंडर करेगा। उनके ऊपर बाउंटी डाला था 10,000 के लिए। उस समय तो मतलब काफ़ी बोलते थे कि 10,000 रुपीज़ की बाउंटी लगाया था उनके ऊपर। फाइनली उनको कैप्चर किया था, और जब कैप्चर किया था उनको टॉर्चर करके बिहेड किया था। बिहेड को क्या बोलेंगे हिंदी में? सर काटा था। हाँ, सर काटा था। और उनके सर कुछ 30 साल के लिए एक फोर्ट में रखा था, ताकि कोई ऐसे नहीं करेंगे। और इस पे ऊपर एक फिल्म भी है, सायरा रेड्डी बोलकर। चिरंजीवी है इसमें, अमिताभ बच्चन है उसमें, विजय सेतुपति है, नयनतारा है, मतलब बहुत बड़ा। हाँ, किच्चा सुदीप है उस पे। अरे वाह। तो ये सब बहुत बड़े स्टार्स भी थे इसमें, जो नरसिम्हा रेड्डी की स्टोरी पे ही था। और वहाँ आंध्र प्रदेश में बहुत बड़ा हीरो मानते हैं इसको। एक एयरपोर्ट, गुरिल्ला युद्ध के नायक। हाँ, और एयरपोर्ट भी है जो अभी शायद जगन रेड्डी ने अभी किया था। एग्जैक्टली, अभी करनूल में ही। तो काफी बहुत बड़ा हीरो जी। बट अक्षता, मैं पढ़ रही थी एक रिपोर्ट में, हंस इंडिया का कोई रिपोर्ट था जिसमें कहा कि ये जो नरसिम्हा रेड्डी थे उन्होंने राष्ट्रवाद, मतलब नेशनलिज्म या भारत के खिलाफ, हाँ, ये तो मतलब भारत के लिए ब्रिटिश का विरोध नहीं किया। हाँ, बट क्योंकि उनके पावर्स ब्रिटिश छीन रही थी। वही मैं बोल रही थी कि वो पॉलीगर्स वाला ना, उनके पावर्स नहीं थे। देखो, सबका शायद सब फ्रीडम फाइटर्स के लिए उनका एक और मैसेज था या कुछ और मिशन था। नरसिम्हा रेड्डी के बारे में यही बोलते हैं कि अभी बहुत ज़्यादा नेशनलिज्म के बारे में बोलते हैं। नरसिम्हा रेड्डी के बारे में भी ऐसे किया जैसे फिल्म में दिखाते थे, बहुत ज़्यादा पेट्रियोटिक, नेशनलिस्टिक वैसे दिखाया था। लेकिन एक्चुअली अगर आप देखोगे उनकी फाइट यही था कि मतलब हमारे पोजीशन और पावर को मत छीनो। लेकिन अगर आप देखोगे कि वो मैसेज सबके लिए होगा ना, इसलिए ब्रिटिश कॉर्पोरेशन के बारे में सबमिशन है देवियों और सज्जनों। मेरा रिसर्च का काम, मुझे पता है आप क्या बोलने वाले हो। क्या बताइए? नहीं, आप बताइए। मेरे को तो बिल्कुल पता नहीं। पर उसके पहले मैं कह दूं कि हम एक परिवार हैं, और परिवार में मेरा तेरा क्या होता है? नहीं। क्या है? ओह माय गॉड, आई डोंट नो। एक तो आप लोग नरसिम्हा रेड्डी के बारे में और उनका जो कोई कुंटल इलाके में विद्रोह हुआ था, पॉलीगर विद्रोह, उसके बारे में विस्तार से पढ़ें। दूसरा, जब हम ये कहते हैं ना कि वो नेशनलिस्ट नहीं था, है ना, हमें ये समझना होगा कि नेशन स्टेट का जो अभी हमें स्वरूप दिखता है कि भारत एक राज्य है, उसकी एक सिंगुलर पॉलिटिकल सिस्टम है इसका, है ना, ये बहुत ही मॉडर्न कंसेप्ट है। इसीलिए
पुराने ज़माने में 200-300 बरस पहले ये होता था कि मैं जिस इलाके से आता हूँ बुंदेलखंड, वहाँ से अगर कोई गुजरात भी जाए कारोबार तो कहाँ गए, बोले परदेश गए। बिहार का व्यक्ति अगर बंगाल में जाके काम कर रहा है तो लोकगीत लिखे जाते थे, पिया परदेश गए। ठीक है, तो एक देश परदेश, अब उससे कहे कि साहब ये तो फॉरेन लैंड समझते थे। तो ये वेस्टर्न कैनन को अप्लाई करने जैसा होगा। जब कोई व्यक्ति अपने बिलीफ के लिए, अपनी ज़मीन के लिए, अपने एग्जिस्टिंग रूलिंग सिस्टम के लिए लड़ रहा है अगेंस्ट अ फॉरेन एलिमेंट, तो वो राष्ट्रवाद ही कहा जाएगा। क्योंकि राष्ट्र ऐसा नहीं है ना कि ज्योग्राफी पे पूरा एक बड़ा सा लैंड है। अगर कोई लोकली भी रजिस्ट कर रहा है, ठीक है, नाना साहब लोगों ने कहा सिर्फ पेंशन के लिए लड़ रहे थे, तात्या टोपे के लिए भी इस तरह की बात, 1857 की मैं बात कर रहा हूँ। तो when Britishers talked about it, they used the word mutiny. But when Vinayak Damodar Savarkar and then other nationalist historians wrote about it, they said it was India's first freedom struggle. तो 1857 तो चूंकि बहुत बड़े पैमाने पर था, पर उससे पहले जो भी एक्ट हुए, चाहे वो सिंगुलर एक्ट, चाहे ये पॉलीगर विद्रोह रहा हो, उसके पहले की विद्रोह, वो सब रजिस्ट कर रहे थे कि भाई हमारा एक एग्जिस्टिंग सिस्टम है, उसमें खूबियां खामियां हो सकती हैं, और उससे ही ये बड़ा वाला मूवमेंट शुरू हो जाते हैं। लेकिन आपके पॉइंट क्या था जो आपने सोचा कि सौरभ के पॉइंट था? मुझे सौरभ कह रहे थे कि अगर तुमने मेरी रिसर्च छीनी तो मैं सबको बता दूंगा कि तुमने मेरी रिसर्च ली है। तो मैंने कहा कि हम तो एक परिवार हैं। अच्छा, वैसे मैंने कहा ये मेरे नोट कि क्या है, ये मेरे नोट से इसमें मत बोलना, अपना अलग बोलना। मैं सोच रही थी कुछ कंट्रोवर्शियल ओपिनियन है नरसिम्हा रेड्डी के ऊपर। नहीं, चलिए वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, इसलिए नाउ विल क्विकली मूव टू रिकमेंडेशंस एंड देन वील टॉक अबाउट, या पहले हम कमेंट्स ले लेते हैं फटाक से। मैंने उठा लिया है कमेंट्स का कागज। फोन पे है ना, ये लीजिए, बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, अगले शूट की तैयारी है। आयुष गुप्ता कह रहे हैं सौरभ सर मैं उज्जैन से हूँ, आपने उज्जैन के लोगों को उम्मीद दी है कि हम आपको देख पाएंगे। आई एम लविंग दिस सीरीज, बहुत सी नई जानकारी मिल रही है। थैंक यू अक्षिता मैम फॉर दिस सीरीज। जय महाकाल, जय महाकाल। मैंने पिछली बार बहुत विस्तार से हाँ फूड के बारे में बात की थी ना। AKG ये कह रहे हैं कि कर्नाटक में आप जब भी बात करते हो, thanks for all the hard work for the show, Saurabh sir and Akshita ma'am. It feels a little unfair to me that in Arvam we speak about culture of Kerala, Tamil Nadu and Andhra, Telangana, but when it comes to Karnataka, we speak only about politics. Being from Karnataka, I would like to provide few points. It was ruled by Maurya dynasty around 3-4 BC. After that, Maurya Varma of Kadambas took over. This was the rise of Kannada and Telugu language. Chalukya, Rashtrakuta, Chalukya. कर्नाटका पे थोड़ा सा विजयनगर, हाँ, कल्चर और इनकलकेट करेंगे। लेकिन लास्ट एपिसोड हमने अंजनाद्री के बारे में बात कर रहे थे, बिल्कुल। मेरे को लगता है वो काफी कल्चरल है। नहीं, आपका आदेश अध्यादेश सर, आप आंखों पर, विल टॉक मोर। पृथ्वी एस का भी यही कहना है कि पॉलिटिक्स के अलावा कल्चर के बारे में बात करें। रिच कल्चर है, म्यूजिक रिच है, कर्नाटका म्यूजिक, कर्नाटिक म्यूजिक। We'll talk about बसवन्ना, रना, व्यास, कनकदासा, पुरुंदरदासा, पंपा। पृथ्वी एस जी आपका सजेशन हमें मिल गया है। अनिमेश कह रहे हैं थैंक यू फॉर सच अ वंडरफुल एक्सपोजर, फॉन्ड ऑफ वाचिंग मूवीज, वेब सीरीज, बट ललन टॉप इज नॉट अलाउइंग मी टू डू सो। अच्छा, ये अनिमेश जी कह रहे हैं भैया ये OTT नहीं देख पाते क्योंकि ललन टॉप ही देखते रहते हैं। यू एनरिच माई ट्रेजर। देख रहे हैं हम लोग किससे compete कर रहे हैं। अभिजीत घाटे, there are few phenomena in southern India that are fascinating worth talking about. Football players from African countries participate in local football competitions in Kochi and Trivandrum. The phenomena is so popular that there's a movie with this phenomena as the central theme. Sundance from Nigeria. Sudanese from Nigeria, sorry. बहुत पॉपुलर फिल्म है वो, और सही है, ये बहुत सही पॉइंट है कि केरला में इतना लव फुटबॉल है कि ये काफ़ी होता है। बहुत अच्छा फिल्म है। गुड पॉइंट। सौम्य ज्योति चौधरी made a very interesting observation. He said कि अगर हम सर मैडम की जगह डेजिग्नेशन के नाम से बुलाएंगे तो एक अलग हायरार्की शुरू हो जाएगी। How do you prefer calling your so-called superiors in office? By name. मैं आपको बताती हूँ, रिसेंटली मेरे साथ हुआ। एक हफ्ते पहले जब मैं लल्लन टॉप आई तो सौरभ को मिलने गई मैं, और आपने सर बोला? नहीं सर नहीं बोला, बट मैं खड़ी थी, मैंने बोला बैठ जाऊँ क्या करूँ, तो उन्होंने बोला कि दो चीज़ें, एक तो मुझे पूछा मत करो ये सब, और दूसरी कि यहाँ पे हम सब कॉलीग्स हैं, सर मैडम मत बुलाओ। तो आई थिंक मैं सपोर्ट करती हूँ वो, क्योंकि उसकी वजह से मैं यहाँ पे घुल मिल भी ज़्यादा गई। हाँ।
तो मैं ये सपोर्ट करती हूँ कि सर मैम। और मैं अपने ये बाकी कलीग्स को भी कहता हूँ, पर ये भी मैं डिस्क्लेमर दे दूँ कि मेरे दफ्तर में अभी बहुत सारे लोग मुझे सर ही बुलाते हैं। कुछ लोग हैं, जैसे मेरा एक साथी है सोम, वो थैंकफुली मुझे मेरे नाम से बुलाता है। और अगला कमेंट शानवी शर्मा का है। आई वाज सरप्राइज्ड टू नो दैट सौरभ डिडंट नो साई पल्लवी। She is like epitome of natural beauty. साई पल्लवी के Akshita did a good job in covering the state, but need more exposure on Karnataka. Being a Kannadiga, I can say her Hindi is really good. Saurabh should have asked how Akshita could speak Hindi so well. हम Thank you. शानवी जी, I cry now. साई पल्लवी के सबसे बड़े फैन हैं। 9 मई के दिन मैं सुबह उठ के सबसे पहले मंदिर जाता हूँ और साई पल्लवी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भोग लगाता हूँ। वो जिन जिन राज्यों में पली बढ़ी हैं, जिस मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए गई, मैं वहाँ भी जाने का इरादा रखता हूँ। और साई पल्लवी की एक बड़ी कमाल की फिल्म आ रही है गार्गी, ये जुलाई में रिलीज हो चुकी है। आई हैव डन माय होमवर्क मैम। तो ये जुलाई में रिलीज हुई थी और अब ये OTT पर भी आ गई है। बहुत ही खराब यूज़र एक्सपीरियंस वाले सोनी लिव के ऐप पर ये आई है। मेरे दोस्त हैं वरुण ग्रोवर, ही इज़ अ लिरिसिस्ट, स्टैंड अप कॉमिक, डायरेक्टर, राइटर, उन्होंने रेकमेंड की। मैं बस एक चीज़ बोलती हूँ कि आई थिंक फ्रॉम द फर्स्ट एपिसोड अब तक सबको मतलब 3/4 ऑफ द कमेंट्स यही है कि सौरभ जी को साई पल्लवी। मैंने साई पल्लवी की वो फिल्में भी देखी हैं जिसमें उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट 2005 में काम किया था और आगे भी मैं देखने का इरादा रखता हूँ। किन किन फिल्मों के लिए उनको फिल्म फेयर का अवार्ड मिला, कैसे उनकी जो मादरी जबान है वो बड़गा है, उसको भी सीखने का इरादा रखता हूँ क्योंकि मैं साई पल्लवी का फैन हूँ। पहला फिल्म क्या है सौरभ उनकी? गार्गी पहली फिल्म तो रिलीज ही नहीं हुई, पर तुम्हें जो पता है वो बता दो ताकि शो ऑफ कर लो। आई अपोलोजाइज, मेरे बुजुर्गों ने मुझे सिखाया है नेवर सेलिब्रेट योर इग्नोरेंस। मैं साई पल्लवी को और जानूंगा, प्रेमम, और मैं साई पल्लवी का इंटरव्यू भी करूंगा। इंटरव्यू देती कि नहीं? हाँ, देती है। So I know a couple of people who are highly praised in Malayalam cinema. I'll go through them. हाँ, काफी तेलुगु भी। और अक्षिता के तो बहुत अच्छे कॉन्टेक्ट्स भी हैं। Let's invite her for Arvam maybe. Sure. करती हूँ। अब तो और होमवर्क करना पड़ेगा। चलिए, नॉलेज यूनिवर्सिटी, सौरभ कैन वियर वेस्टी सट्टे वेस्टी। Why अक्षिता not wearing साड़ी? ये लो। अच्छा नूपुर, ये 2 कमेंट्स के आप जवाब दीजिए। समीर जोशी कह रहे हैं आई एम फ्रॉम गुजरात, स्टिल एंजॉय लॉट, थैंक्स ललन टॉप टीम फॉर आरवम। हमें थोड़ा गुजरात पे भी करना चाहिए। ये जो स्टीरियोटाइप्स है ना गुजराती के, कि दाल तो हमेशा मीठी, डिजर्ट में क्या खाते हो आप आपकी दाल, ये सब जो कहते हैं ना ये गलत है। तो हमें गुजरात के स्टीरियोटाइप्स भी ब्रेक करने हैं। वो तो हम जब कवरेज करने जाएंगे 2-3 महीने 4 महीने में करेंगे, ये कवरेज करेंगे। मैं घूम घूम के भोजन करूंगा और आपके लिए फूड ब्लॉग बनाऊंगा। मैं भी आती हूँ। बटाटा भूंगला मिलता है, खाया है? इतनी लाल मिर्च डाल देते हैं आलू में कि धुआं निकल आता है कान से। क्या है? सो दिस इट्स अ फास्ट फूड, सौराष्ट्र के इलाके में मिलता है। आलू भी काफ़ी प्रोड्यूस होता है वहाँ पे। तो ऐसे बॉइल्ड सा आलू रहता है जिसमें मसाला मिलाते हैं, बहुत तीखा, बहुत ज़्यादा तीखा, बहुत ज़्यादा से भी ज़्यादा तीखा, फुल ऑफ रेड चिलीज। बहुत अच्छा। इट्स कॉल्ड बटाटा भूंगला, है ना? बटाटा इज आलू। अच्छा। बटेका। और सोमनाथ के पास जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, तहसील हेडक्वार्टर है, मैं आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट टाउन। द्वारका? नहीं, सोमनाथ का ही जो हेडक्वार्टर है वहाँ सौराष्ट्र वाले इलाके में ना फूड थोड़ा ऑयली और रिच होता है, तो सोडा पीने का कल्चर बहुत है। अच्छा। हाँ, पर सोडा ऐसे नहीं कि सोडा तो सबके साथ, मतलब खाने के बाद सोडा ले। अरे उसको देखो, वो सोडा वहाँ पे जिसमें दुकान पे गया था वहाँ पे 25-30 तरह का सोडा मिलता है। सोडे में मूंगफली का दाना मिलाएंगे, गुआवा फ्लेवर का सोडा होगा, छाछ फ्लेवर का सोडा होगा, तो छाछ और सोडा और अच्छा लगता है। क्या? यस, ये पूरा एक रिचुअल है। खाना खाने के बाद सब लोग सोडा पीने बाहर जाते हैं। तारक मेहता आपने देखा है वो शो? तारक मेहता, हाँ, उसमें वो लोग काफी सोडा पीते हैं सारे कैरेक्टर। चलिए, अब समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, सो लेट्स मूव टू रिकमेंडेशन। माय रिकमेंडेशन इज मेरी फेवरेट एक्ट्रेस, इंडिया की नंबर 1 एक्ट्रेस साई पल्लवी, और उनकी जो फिल्म गार्गी आ रही है, आप वो ज़रूर देखिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म। इसमें वो एक स्कूल टीचर के रोल में हैं, उनके पिता एक स्कूल में गार्ड के रोल में हैं और उन पर इल्ज़ाम लगता है एक बच्ची पर सेक्सुअल असॉल्ट का। उसके बाद किस तरह का उनका संघर्ष है वो आपको नज़र आएगा।
इस फिल्म को देखते हुए जो उत्तर भारत के लोग हैं उन्हें दिल्ली में जो रेयान इंटरनेशनल स्कूल है दिल्ली एनसीआर में, वहाँ पर एक केस हुआ था, एक बच्चे का कत्ल हुआ। पुलिस ने आनन फानन में दावा किया कि केस सॉल्व कर दिया और कहा कि ये स्कूल बस का ड्राइवर था शायद, या कोई हेल्पर या काम करने वाला, उस पर इल्ज़ाम मार दिया कि ही ट्राइड टू सोडमाइज हिम, और फिर उसमें असफल रहा तो मार दिया बच्चों। बट दैट वाज नॉट द ट्रुथ। द ट्रुथ वाज कि पूरा आप दे रहे हो? नहीं, मैं रेयान इंटरनेशनल की ट्रुथ बता रहा हूँ। अच्छा, वो वाला? नहीं, गार्गी की नहीं। मुझे इस फिल्म के प्लॉट को देख के लगा कि ये कि स्कूल के ही सीनियर बच्चों ने, और वो भी बच्चे थे, रायन इंटरनेशनल, हाँ जी, सीनियर बच्चों ने ही उसको मार दिया था ताकि स्कूल में एग्जाम ना हो, छुट्टी हो जाए। सो वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। सो गार्गी इज माय रिकमेंडेशन नंबर 1। रिकमेंडेशन नंबर 2, ये पेंगुइन से एक बुक आई है, राहुल रामागुंडम की बुक है, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस। तो ही इज़ वेरी पॉपुलर इन नॉर्थ, क्योंकि बिहार में इलेक्शन लड़ते थे, नालंदा मुजफ्फरपुर से सॉरी, और मुंबई से भी इलेक्शन जीते हैं ये, पर प्राइमरली ही इज़ फ्रॉम कर्नाटका, और ट्रेड यूनियन के बड़े लीडर रहे और बाद में मिनिस्टर वगैरह तो रहे ही। और बड़ौदा डायनामाइट केस एक बहुत चर्चित केस है जिस पर कभी अलग से बात करेंगे, उसमें ये शामिल थे और कोलकाता में गिरफ्तार हुए थे। तो बहुत इंटरेस्टिंग लाइफ है जॉर्ज फर्नांडिस की और बहुत डिटेल में इस पर काम हुआ है। गिरिजा करके एक दिल्ली में डॉक्टर थी, यंग डॉक्टर, शी वॉज वेरी क्लोज टू जॉर्ज फर्नांडिस, और बाद में जब वो मिनिस्टर वगैरह बन गए तो उनको एलिनेट किया गया। और कहा जाता है कि कलकत्ता में जब ये अपने हाइड आउट में पकड़े गए तो गिरिजा वॉज वन ऑफ द रीज़न, उनकी पूरी फैमिली को टॉर्चर किया जा रहा था। तो इस तरह के बहुत सारे डिटेल्स हैं, मैं आपको सिर्फ एक स्निपेट दे रहा हूँ। दैट वाज माय रिकमेंडेशन। ओवर टू यू। मेरा एक फ़िल्म है जो मैंने वीकेंड पे देखी थी, मलयालम फिल्म है पड़ा बोलकर, और ये ट्रू स्टोरी के बारे में है, जो बॉबन में बारे में एक्टर के बारे में बात कर रही थी पहले, उनकी फ़िल्म है। ट्रू स्टोरी है, पालक्काड कलेक्टर हॉस्टेज लेने का स्टोरी 1996 के। तो बहुत अच्छा फिल्म है, वो ज़रूर देखिए। और बुक्स में मैं बोलूँगी कि जो चेलम्ब्रा बैंक रॉबरी पे आया है अभी, वो शायद एक गुड ऑप्शन होगा। आपकी कुछ रिकमेंडेशन है? ये मैं तो यही कहने वाली थी कि मुझे ये पढ़नी है। तो बुक का नाम क्या? चेलम्ब्रा बैंक रॉबरी, इंडियाज मनी हाइस्ट। इट्स रिटन बाय अनिर्बाण भट्टाचार्य। यस, तो अभी रिलीज हो गया है, सो इट विल बी अ गुड रीड, मेरे को लग रहा है। और फिल्म्स में पढ़ा, बहुत अच्छा है, आप भी देखो। आई विल। और मेरा फहद फाजिल, मेरा फेवरेट एक्टर साई पल्लवी एंड फहद फाजिल। ऑन दैट नोट वील क्लोज दिस एपिसोड ऑफ आरवम, क्योंकि नेता नगरी के लिए लगातार बुलावा आ रहा है। लेट्स बी ऑनेस्ट। आपको ये शो कैसा लग रहा है जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और आगे के सफर पर आपके साथ चलेंगी मेरी सहयोगी नूपुर और अक्षिता। थैंक यू सो मच। मैं बीच बीच में आता रहूंगा, पर अब मेरा कैमियो और गेस्ट अपीयरेंस ज़्यादा होगा। सौरभ बहुत बिजी है। हमें सबको स्वतंत्रता दिवस पे अपनी अपनी लैंग्वेज में लोगों को विश करना चाहिए। ऐसा हमने तय किया था। प्लीज लेट्स स्टार्ट विद गुजराती नाउ। स्वतंत्रता दिवस માટે તમને બધાને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન। खूब खूब अभिनंदन। और इसके पहले मैं कहना भी चाहूंगी कि मैंने गुजराती साड़ी पहनी है, जैसे मुझे कहा गया था, पर हमने एक्नॉलेज नहीं किया इसको शो पे। ओहो, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ, जरा बताइए इसके बारे में। इसको बेसिकली जैसे हम नॉर्मली पहनते तो लेफ्ट साइड पर पल्लू लगाते हैं, जैसे हाँ उल्टा पल्लू लगाई है, उसको उत्तर भारत में उल्टा पल्ला बोलते हैं। हाँ, और गुजरात में उल्टा लगा, ये सीधा पल्ला है। हाँ, और जो ये तो हमने बहुत देखी हूँ। और गुजरात पाटली बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं? वो जो घड़ी करते हैं, पल्लू नहीं, ये जो प्लेट्स, हाँ, तो गुजरात में पाटली बोलते हैं, उसको भी उल्टा करते हैं, तो अच्छा, राइट की तरफ है, और इसको पल्लू भी राइट में डालते हैं। और ये फैब्रिक भी बताइए भाई। हाँ, ये तो मल की साड़ी है, नॉर्मल मलमल। कोई भी नॉर्मल साड़ी को ये गुजराती पहनने का। एंड आई हैव सीन कि गुजरात में महिलाएं इतने एफर्टलेसली साड़ी को कैरी करती हैं ना, काम वाम करते हुए भी। अच्छा, वैसे तो तमिलनाडु में भी वो है। साउथ में अगर आप देखोगे ज्यादातर लोग साड़ी पहनते हैं। आई थिंक यहाँ पे दिल्ली में शायद उतना ज्यादा नहीं। यहाँ थोड़ा सा पंजाबी कल्चर का इन्फ्लुएंस है तो सलवार सूट। हाँ, सही है। जो पहनना है पहनो, एकदम मस्त रहो, व्यस्त रहो। और अब आपको अक्षिता जी आज़ादी की मुबारकबाद देगी। स्वतंत्रता एकदम बोलते बोलते याद आएगा, वो याद रह गया। स्वतंत्रता दिन वार्तगर, आशंसगल, शुभाशगलू, और क्या, 4 भाषा खत्म कर ली मैंने। मेरे सभी देशवासियों को मेरे महबूब वतन का ये जो नया सफ़र शुरू हुआ है 15 अगस्त 1947 के दिन, नियति से करार है या जो भी है आपकी नज़र में, उस आज़ादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई।
और हम हमेशा याद रखें कि देश हम और आप हैं। हम और आप अपना जीवन बेहतर करेंगे, बेहतर नागरिक बनेंगे तो देश खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। और हम तो उस संस्कार से आते हैं कि ज़मीन पर पाँव भी रखते हैं तो पहले प्रणाम करते हैं, अपनी ग्रेटफुलनेस को एक्सप्रेस करते हैं, जननी को, जन्मभूमि को समतुल्य मानते हैं। तो इसलिए हम इस भाव को सिर्फ एक दिन तक याद न रखें, रोज़ाना अपने कर्म में मनसा वाचा कर्मणा याद रखें। एक बार फिर से पूरे देश को आज़ादी की शुभकामनाएं, आज़ादी के पर्व की शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।